नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सियासत में संग्राम, यात्रा पर विराम। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल एक ओर जहां केदारनाथ में आई आपदा पर विपक्ष और सत्ता पक्ष को घेरे हुए है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को राहुल गांधी के निर्देश पर रोक दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल के विवादित बयान ने राजनीतिक पारे को गरमा दिया है और इस बीच केदारनाथ यात्रा बंद होने के बावजूद बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने केदारनाथ धाम के अपने ही परिजनों के साथ दर्शन किए और इसकी फोटो सोशल मीडिया में डाल दी, जिसके बाद राज्य में सियासत और भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के अंदर भयानक आपदा आई हुई है और केदारनाथ धाम में आम श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, और बीजेपी के नेता नियम और कानून को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आफत की बारिश ने प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह बादल फटने से जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस आपदा में 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। केदारनाथ और टिहरी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। इस बीच भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रभावित हो रहा है। हजारों लोग रुद्रप्रयाग के अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक अब तक 7,000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि समय रहते कोई तैयारी न होने से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। देखिए, क्योंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भी काफी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है, सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा में सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है और जब अधिकारियों को, मंत्री जी को होमवर्क करना था तब वो इसी कमरों में बैठे हुए थे, बाहर निकल ही नहीं रहे थे। और केदारनाथ धाम में जो आपदा आई है उसमें भी लापरवाही साफ साफ झलक रही है। जब मौसम विभाग की चेतावनी थी तो आपको यात्रा को स्थगित करना चाहिए था और अभी भी आप वहाँ पर जाइए, हालात काबू से बाहर हैं। हजारों लोग अभी भी जो है यात्रा मार्ग पे जगह जगह फंसे हुए हैं और अभी तक मृतकों की सही संख्या का प्रशासन को पता ही नहीं है। और जब रजिस्ट्रेशन होने चाहिए थे उस समय मुझे लगता है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन नहीं किए, इसीलिए सरकार के पास सही आंकड़े नहीं है। मैं तो घटनास्थल पे होकर के आया हूँ, वहाँ पर तमाम यात्री मुझे मिले जो कह रहे थे कि हमारे साथी फंसे हुए हैं, कई के जो है साथी मिसिंग थे। अभी तक सरकार के पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। इसका अंदाजा है कि जो है सरकार की तैयारियां पूरी नहीं थी और केवल हवा में तीर चलाई जा रहे थे, इसीलिए सरकार जो है अभी भी अनिर्णय और अनिश्चितता की स्थिति में है। आपको बता दें कि केदारनाथ में अतिवृष्टि के बाद मार्ग जगह जगह से बाधित चल रहा है। केदारनाथ यात्रा बंद है। इस बीच भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने केदारनाथ धाम के अपने परिजनों के साथ दर्शन किए और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद राज्य में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के अंदर भयानक आपदा आई हुई है। केदारनाथ धाम में आम श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है और भाजपा के नेता नियम कानून को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं केदारनाथ मार्ग अवरुद्ध होने के चलते कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा। देखिए 10 दिन की हमारी यात्रा थी। हरिद्वार से हम 24 तारीख को चले थे
और आज भी सोनप्रयाग में यात्रा है और वहाँ पर चूँकि आगे जाना कठिन हो रहा है इसलिए वहाँ अभी यात्रा को फिलहाल स्थगित किया गया है। जैसे ही रास्ता ठीक ठाक हो जाएगा, सुचारू रूप से यात्रा चलने लगेगी, निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता केदारनाथ जाएंगे और रुद्राभिषेक करेंगे और भगवान शंकर में जलाभिषेक करेंगे और सरकार की सद्बुद्धि, प्रदेश और देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। देखिए, कांग्रेस आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रही है और केदारनाथ जी के लिए, श्री बद्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और उत्तराखंड में धामों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र की सरकार भी गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। अब केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते, जबकि कांग्रेस की हकीकत तो यह है कि वो सनातन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो वो केदारनाथ जी को के अस्तित्व को किस प्रकार से जो है बखान कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आई इस दैवीय आपदा ने राज्य को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। चार धाम यात्रा के बाधित होने में से और जहां यात्रा से जुड़े लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। सवाल ये है कि आखिर भारी बारिश की चेतावनी के बाद भी समय रहते सरकार ने चार धाम यात्रा पर रोक क्यों नहीं लगाई? आखिर कब तक सरकार जगह जगह फंसे यात्रियों का रेस्क्यू पूरा करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और इसीलिए सियासत पर संग्राम छिड़ा हुआ है। जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है और उन सवालों के जरिए सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है कि जब बारिश का अलर्ट जारी कर दिया जाता है तो उसके बाद अगर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया तो उसके बाद क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की गई। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का परिचय करा देते हैं। राजेश बिष्ट जी हैं, बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवचंद्र उत्तराखंडी हैं यूकेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत राजेश जी से करेंगे। राजेश जी, प्राकृतिक आपदा से निपटना बहुत मुश्किल होता है और आपदा कहां, कब, कैसे आएगी यह भी आकलन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि वो ये सवाल है कि भाई जब अलर्ट जारी कर दिया जाता है मौसम विभाग की तरफ से, रेड अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की? जी, जब मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया आपदा के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से सरकार ने सभी श्रद्धालुओं को, सभी यात्रियों को वहां पे यात्रा को आगे न बढ़ाने के लिए या उनकी सुरक्षा मानकों को देखते हुए जिस प्रकार की उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे एसडीआरएफ के माध्यम से, एनडीआरएफ के माध्यम से, डीडीआरएफ के माध्यम से, हेलीकॉप्टरों को उन जो स्थान है जहां से अगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना आती है उसमें उनकी व्यवस्था के लिए डॉक्टर्स की टीम को, लोकल प्रशासन को, तमाम जो वहां की प्रशासनिक टीमें हैं जिनके माध्यम से यात्रा सुचारू होती है, उनको निर्देशित कर दिया था कि अगर कहीं पे भी किसी प्रकार से अगर हमारे यात्री, तीर्थयात्री कोई भी अगर कहीं पे फंसे हुए हैं, कहीं पे भी कोई सूचना आती है, उसके लिए इमरजेंसी नंबर्स बता दिए गए थे ताकि उनके माध्यम से किसी भी तरह के सहायता के लिए हमारी टीम के द्वारा यात्रियों को मदद पहुंचा दी जाए। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं, चाहे दवाइयों की व्यवस्थाएं हैं, उनके अभी भोजन की व्यवस्थाएं हैं, साफ पानी की व्यवस्थाएं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा निश्चित रूप से की जा रही है। सिर्फ जो यात्रा में गए हुए थे उन्हीं के लिए ये नियम थे, तो फिर आपके पार्टी के जो मंत्री जी हैं वो फिर इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए क्यों नजर आए? कौन से मंत्री जी? मदन कौशिक जी पहुंचे ना। अच्छा, वो वर्तमान में विधायक मंत्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी विधायक है, इसलिए मैंने बोला विधायक ही बोला, लेकिन अगर वो पहुंचे तो नियम तो सभी के लिए एक बराबर होनी चाहिए। नियम में यात्रा नहीं रोकी गई, यात्रा नहीं रोकी गई है।
यात्रा के लिए जो गए हैं वो अपने परिवार के साथ गए हैं, अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था से गए हैं, और अगर उनका जाना अपने व्यक्तिगत संसाधनों से था तो उसमें किसी की रोक, अभी यात्रा में जाने वाले यात्रियों के लिए भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। लेकिन जो मार्ग जहां पे अवरुद्ध हैं उनके लिए आपने व्यवस्थाओं की बात करी, तो मैंने आपको व्यवस्थाएं बताई कि सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं बिल्कुल चलिए चाक राजेश चौबंद जी, करी हुई वैसे है। अगर यात्रा स्थगित की गई है या रोक लगी है तो उस दौरान चाहे विधायक हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, नियम सभी के लिए लागू हो जाते हैं, चाहे व्यक्तिगत अपने संसाधनों से वो जा रहा हो या कैसे भी जा रहा हो, ये मैटर नहीं करता है। राजेंद्र चौधरी जी का रुख करेंगे। राजेंद्र चौधरी जी, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल आप लोग उठा रहे हैं कि भाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है, इसके बाद भी सत्ता पक्ष की तरफ से कोई तैयारी नहीं की जाती है। अभी फिलहाल क्या कुछ है प्रतिक्रिया आपकी? राजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, मुझे कहा आपने? राजेंद्र जी। अच्छा, आपने मुझसे सवाल किया सोनी? जी जी, कांग्रेस प्रवक्ता जी। मेरे छोटे भाई राजेश बिष्ट जी जान, ये अपडेटेड नहीं। यात्रा जो है बिल्कुल रोक दी गई है। वहां जो हेलीकॉप्टर लगे हैं रेस्क्यू में, वो सिर्फ ऊपर से जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें लाने का काम कर, नीचे से कोई आदमी नहीं जा रहा, या तो अधिकारी जा रहे हैं या भाजपा के बड़े नेता जा रहे हैं। ये तो मदन कौशिक जी ने जो है अपनी फोटो डाल दी, इसलिए उनकी फोटो सामने आ गई, वरना और भी बहुत लोग गए वहां पे रुद्राभिषेक करने। पहली बात। दूसरी चीज ये थी, कुछ नाम पता हो तो राजेंद्र जी बता दीजिए, थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं बताऊंगा जी। दूसरी चीज क्या है कि जब रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी कर दिया था, तो रेड अलर्ट के बाद इन्हें यात्रा रोक देनी चाहिए थी या उचित जो है ये उसकी व्यवस्था करते। रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, इसलिए आज भी इनके पास आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग वहां फंसे हुए हैं, कितने लोगों की जो है वहां अकाल मृत्यु होगी, कितने खच्चर। राजेंद्र जी, अभी तक तो आप लोग डिबेट में जब हिस्सेदारी लेते थे तो बोलते थे कि भाई रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप लोग ही यही बात का जिक्र कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हुए, इसीलिए सरकार के पास उचित आंकड़ा नहीं है। नहीं, सरकार ने उचित व्यवस्था भी नहीं की सोनी। मैं खुद कल रात यात्रा से वापस आया हूँ। मैं वहां उस स्पॉट तक गया जहां पहला सोनप्रयाग से आगे जो है रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है, जो भी आप अपने फुटेज में दिखा रहे थे। मैं खुद वहां कल होके आया हूँ। कैसे हमारे सामने एनडीआरएफ के लोग जो है उन्हें उतार रहे थे। हमने जो है फाटा में और शेरसा क्या दूसरी जगह का नाम मैं भूल गया, वहां जहां से उड़ान भरती है फ्लाइट, वहां जो लोग आ रहे थे उनसे हमने पता किया, हमने बातचीत की, उनकी हमारे पास वीडियो भी है। लोग कितने परेशान हैं। और अचानक रात में जब हमने सोनप्रयाग और सीतापुर के बीच में जो ब्रिज है उसके पास जब हमने देखा, जो सिल्ट पड़ी है, लगभग 25 फीट पानी आया हुआ। हमने देखा सारी सड़कें टूटी हुई। और जो भाजपा के एक प्रवक्ता है विनोद सुवाल जी, वो कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं। उससे पहले वो अपनी सरकार से पूछते कि सरकार ने व्यवस्था क्या की। आज तक भी कोई बता नहीं। ये हमारे साथी बैठे हैं छोटे भाई राजेश बिष्ट जी, रूटीन में वहां लगभग 20 हेलीकॉप्टर लगे हुए थे सोनी, जो यात्रियों को ले जाते थे और लाते थे। आज जब आपदा है तो मात्र 4 हेलीकॉप्टर वहां वर्किंग में। कल शाम तक 6 बजे तक मैं वहां खुद मौजूद था। और हमने यात्रा जो स्थगित की है वो अपने सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी की कॉल पे और स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पे के साहब जो है आप यात्रा रोक दीजिए। और हमने भी देखा कि अगर हमने ठीक है राजेंद्र जी, इस बात का जवाब ले लेते हैं, जबकि ये काम सरकार का था कि भाई सरकार को चाहिए कि अगर स्थितियां ऐसी बन रही हैं तो यात्रा रोकने के लिए आदेश जारी करे। लेकिन यहाँ विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी का जब आदेश आया तब यात्रा को स्थगित किया गया। राजेश जी। सोनी जी, देखिए, इनकी जो यात्रा थी वो पूर्णतः केदारनाथ के उपचुनाव को देखते हुए थी। और दूसरा, जो सैर सपाटा करने के लिए गए थे, उनकी वीडियोस सारे मीडिया पे वायरल हुई है, सबने देखा है। और जिन संप्रदाय के लोगों को ये ऐसे पवित्र स्थान पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी मीडिया में सामने सबके आया है।
इनकी जो ये सैर सपाटा वाली यात्रा थी, इसका कोई औचित्य नहीं था। ये जो इनका मैं कहूँ नाटक यात्रा थी, ये नाटक यात्रा सफल नहीं हुई। जब इन्होंने देखा सोनप्रयाग में, जहाँ पे लंगर बट रहा था, जहाँ पे भंडारा वहाँ के स्थानीय लोग बांट रहे थे और ये वहाँ पे अपनी नेतागिरी झाड़ रहे थे, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब इनको भगाया तो इन्हें पीठ दिखा के वहां से भागना पड़ा। ये वीडियो भी वायरल हो रही है। तो ऐसा नहीं था जो ये कहना चाह रहे हैं। उन बातों का इस यात्रा से और इनकी जो ये केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा बनाई है, सब बेकार की बातें हैं। मैं इस बात में जवाब देना चाहूंगा इन भाई साहब को पूरी जानकारी दी। जल्दी हरिद्वार से 274 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करण मारा, उन्होंने एक कदम भी, 100 मीटर भी, 10 मीटर भी, 5 मीटर भी किसी गाड़ी में बैठ के नहीं वो चले। मैंने उन्हें देखा चंद्रपुरी से गुप्त काशी तक भयंकर बारिश हो रही थी, जबकि मैं खुद गाड़ी में बैठ गया। प्रदेश अध्यक्ष और उनके बहुत से साथी इतनी तेज बारिश के बाद भी पैदल चल के गए। रास्ते भर में हमें जितने लोग मिले, उन्होंने हमारी इतनी सराहना की, उन्होंने इतना जो है तारीफ की कि आप लोगों को इतना सपोर्ट मिला तो उपचुनाव में फायदे की उम्मीद जताई जा सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, इसके बाद देवचंद जी का और कुलदीप जी का रुख करेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी मां के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं मां के नाम। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि आपदा से आर्थिक नुकसान और साथ ही 7,000 लोगों का अभी तक रेस्क्यू जो है वो किया जा चुका है। अभी भी रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य जारी है। देवचंद जी का रुख करेंगे। देवचंद जी, व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार की व्यवस्था कितनी उचित लगी? सोनी जी, सवाल था कि जो केदारनाथ पर जो उपचुनाव की सियासत तेज हो रही है, थोड़ा मैं उसमें प्रकाश डाल दूं। आपको ये बता दें कि जो उपचुनाव है, अगर वो न होना होता तो जो बीजेपी अभी जो अपने गाने गा रही है बार बार कि वहां पर खाने की व्यवस्था बढ़िया कर दी, ये व्यवस्था कर दी, जबकि वो सारी व्यवस्थाएं एनजीओ या फिर वहां का लोकल आदमी कर रहा है। मुझे एक बात जो है राजनीति जी की समझ में तो आती है, वो सभी देख रहे हैं कि जब वहां पर पैसा कमाना था तो जो भाजपा की तरफ से चंदा देकर वहां काम कर रहे थे, वहां 20-22 से ज्यादा हेलीकॉप्टर काम कर रहे थे। और आज जब वक्त पड़ा, जब जरूरत पड़ी, तो मुश्किल से 3-4 हेलीकॉप्टर वहां पर काम कर रहे। और यही नहीं, यहाँ पर जो मदन कौशिक गए हैं, वो कौन से वहां प्लेन से उससे गए थे या कोई टैक्सी से गए हैं वो, या फिर वो पैदल गए हैं?
वो भी तो एक अपना पर्सनल यहाँ से जो है सरकार द्वारा मुहैया कराया हुआ है, एक हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे पूरे परिवार के साथ, उसको वो सैर सपाटा नहीं कह रहे हैं। अभी उनको सैर सपाटा विपक्ष को दिखाई देता है। अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे नाम लेकर बोल दिया है, ये सनातन विरोधी हैं। इतने नाम इतने काम हमको गिना देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और मैं ये बता रहा हूं कि बार बार हमने ये बोला, एक बार जहां पूरी जनता में, पूरे यात्रियों में जी देवचंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? आवाज तो उधर से म्यूट होगी, मुझे तो आपकी आवाज बढ़िया आ रही है मैम। जी जी अच्छा, कंटिन्यू। तो हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि बीजेपी ही वहां पर सियासत कर रही है। बाकी लोग अगर कांग्रेस कर रही है तो उन्होंने अपना पहले वाले जो पॉइंट थे उन पे जा रही है, उनको ये आपदा आएगी उनको पता नहीं। लेकिन कल बीजेपी ये जरूर बोल देगी कि कांग्रेस के लोग वहां पर न जाते तो ये वहां पर ये हादसा नहीं होता। ये कुछ कुछ समझ में, उनका आरोप समझ में आता है। लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्थाएं फैल रही हैं। बार बार हमने बीजेपी को चेताया था कि आप जो है व्यवस्थाओं को ठीक करिए, यात्रा को कंट्रोल करिए। और आपने अपने बैठ में पहले बोल दिया, ये हमने पिछले कई डिबेटों में भी बोला है कि जैसे ही रेड अलर्ट हुआ था तो सरकार को चाहिए था, सरकार जहां ये बोल रहे हैं हमारे पास इमरजेंसी नंबर है, मैं 5 नंबर कहना चाहूंगा, 5 नंबर अभी यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, जरा अच्छा लगेगा हमको अभी। तो उनको चाहिए था श्रीनगर से पीछे बड़े बड़े शहरों में जहां पर व्यवस्था हो सकती वहां यात्रा रोक देनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने ये नहीं करना। इनका एक ही मुद्दा था, बिना रजिस्ट्रेशन हो, कहीं कुछ हो, रजिस्ट्रेशन वहीं जाकर हो जाएगा, केदारनाथ मंदिर में गिनती हो जाएगी। इस बार कितने करोड़ लोग, कितने लाख लोग श्रद्धालुओं ने यात्रा की है, हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये रिकॉर्ड बनाना है, चलिए राजेश जी की सेवा करना है, आम जनता की रक्षा करना है। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन आंकड़े सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? राज्य सरकार के पास आंकड़े क्यों नहीं है? और इसी को लेकर सरकार के पास बिल्कुल हैं। जो यहाँ देहरादून में बैठ के अपने घरों से ये पूछ रहे हैं कि 5 नंबर बता दीजिए, जो यात्रा में गए हैं उनके पास पूरी सूची है किस किस जगह पे, कौन कौन से जगहों पे। आप चुप रहिए उत्तराखंडी जी, फिर परेशान होने लग गए आप। शांति रखिए, जितनी शांति से सवाल करते हैं, जवाब दे दीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जितने जोर से सवाल करते हैं, कानून में ताकत रखिए। ठीक है राजेश जी। सोनी जी, यहाँ पे बड़ी समस्या है, चिल्लाना बहुत आसान है, नॉर्मल है चिल्लाना, लेकिन जब सवाल सुनो तो कानून। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना देवचंद जी, आपके ही सवाल का जवाब ले रहे हैं। आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं। ये घर के अंदर बैठ के यात्रा के गीत गा रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि जब यात्री का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके साथ हेल्पलाइन नंबर्स की एक सूची मिलती है। लेकिन ये घर पे बैठे हैं, ये घर पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं यहाँ मीडिया पे, इन्हें कहां से पता चलेगा? वहां पे लोकल डीएम का, नोडल ऑफिसर का, एसडीएम का, पुलिस अधीक्षक का, वहां पे जो भी मददगार के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम का, और बकायदा अगर सरकार के पास रजिस्ट्रेशन का भी उचित आंकड़ा है तो जो आंकड़े हैं, कितने लोग इस आपदा में गायब हुए, कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, तो विपक्ष ये बात क्यों कह रहा है कि भाई सरकार पारदर्शी तरीके से उन आंकड़ों को नहीं रखना चाहती? अगर है तो रखना चाहिए। दुआ मांगनी चाहिए कि जो 2013 में आपदा आई थी वो पुनरावृत्ति इस प्रदेश के अंदर ना हो। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सरकार की है राजेश जी, ये आप लोगों को सोचना है। ये विपक्ष को भी सुझाव देना चाहिए कि आखिर इन स्थितियों से कैसे निपटा जा सके। कुलदीप जी का रुख करेंगे। कुलदीप जी, आपदा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ये सियासत का एक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि भाई व्यवस्थाओं को लेकर के अगर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, इसके बाद भी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं की गई, आपका नजरिया? देखिए सोनी, इस समय जो रुद्रप्रयाग की स्थिति है, ऐसा नहीं है कि यात्रा मात्र रुद्रप्रयाग में है, बद्रीनाथ में भी यात्रा है, गंगोत्री यमुनोत्री में भी यात्रा है, बिल्कुल। लेकिन इस समय रुद्रप्रयाग इस समय इसलिए हॉट स्पॉट बना हुआ है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, वहां उपचुनाव होने हैं, और जो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है, यात्रा में मैं सोनी, मैं आपकी पीसीआर से कहूंगा कि वो मुझे आपकी वॉइस रिपीट होके आ रही है, मुझे थोड़ा सा वॉइस पे ध्यान दे। कुलदीप जी, अभी क्लियर है? तो क्योंकि केदारनाथ में जी अब ठीक है जी।
क्योंकि जिस तरह के वहां राजनीतिक समीकरण उपजे हैं, है ना, क्योंकि कांग्रेस ने जो यात्रा शुरू की है उसके बाद से रुद्रप्रयाग को लेकर के एक पूरा परिदृश्य राजनीति का वहां चेंज हो गया है केदारनाथ का। ठीक है, उपचुनाव में जो जीत मिली है, जो बद्रीनाथ उपचुनाव और मंगलौर उपचुनाव में उससे कांग्रेस बड़ी ऊर्जावान महसूस कर रही है। ठीक है, और उसके हौसले बुलंद हैं। वहीं केदारनाथ में जो अंदर जो सोने की उसका परत का जो प्रकरण है, उसने भाजपा को वैसे ही कटघरे में खड़ा कर रखा है। बिल्कुल। तो इसलिए चीजें थोड़ा सा कांग्रेस भाजपा के लिए कम से कम ये स्थिति हो गई है कि केदारनाथ गर्म दूध हो गया है, ना तो निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में फोटोओं को लेकर के एक बड़ी आपदा हो रखी है, क्योंकि राजनीतिक जिस तरह का परिदृश्य उत्तराखंड में चल रहा है और खासकर भाजपा के भीतर, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले धन सिंह रावत जी जो कद्दावार नेता हैं बीजेपी के और मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलके आते हैं तो फोटो जारी होती है, गृह मंत्री से मिलते हैं फोटो जारी होती है, फिर गवर्नर से मिलते हैं तो फोटो जारी होती है। ये तीनों फोटो तो समझ में आती हैं, लेकिन इसके बाद एक जो फोटो जारी होती है वो फोटो सवाल खड़े कर रही है। वो फोटो है मुख्यमंत्री की और धन सिंह रावत जी के साथ में भोजन करने की, उनके लंच की एक फोटो है। तो इस फोटो ने इन तीनों फोटोओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये बड़ी अजीब सी राजनीतिक स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है भाजपा के लिए भी। अच्छा, उसके बाद भाजपा में लगातार नेताओं का मुख्यमंत्री से मिलना और दायित्वों को लेकर के मिलना, तो थोड़ा सा असहज स्थिति में भाजपा इस समय दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरा उनके अपने नेता ही, क्योंकि देखिए केदारनाथ को लेकर के जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया था और सरकार ने, शासन प्रशासन ने जो बात वहां पे कही थी, जो निर्देश वहां दिए गए थे, ऐसे में पूर्व कद्दावर मंत्री और जो इस समय विधायक है मदन कौशिक का केदारनाथ में जाना और फिर उस केदारनाथ यात्रा की फोटो जारी करना, तो ये फिर फोटो ने ये जो फोटो आई, इसने फिर एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। तो भाजपा के लिए इस समय थोड़ा सा स्थिति असहज जरूर हो गई है। वहीं एक ये चीज देखने में आ रही है कि कांग्रेस और यूकेडी आपस में एक अघोषित सा गठबंधन सा इनके बीच में नजर आ रहा है, क्योंकि मैं पिछली कई डिबेट्स में भी मैं देखता आया हूं, क्योंकि यूकेडी कहीं ना कहीं प्रचंड रूप से भाजपा के विरोध में और कांग्रेस के सपोर्ट में दिखाई दे रही है। ठीक, कई बार तो ये समझ में नहीं आ पाता है कि यूकेडी के प्रवक्ता हैं या यूकेडी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अच्छा, अभी राजेंद्र चौधरी जी ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि जो हमारी यात्रा है वो हमारे नेता, सबसे बड़े नेता, उनके कहने पे हमने रोकी है और स्थानीय प्रशासन के आग्रह पे। तो मैं तो राजेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि अगर राहुल जी यात्रा रोकने के लिए नहीं कहते तो क्या वो स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर यात्रा को नहीं रोकते? चलिए राजन जी, तो इस समय जो स्थितियां हैं कांग्रेस के भीतर भी, दोनों ही पार्टियों में देखा जाए तो थोड़ा सा सब कुछ ठीक होने की बात तो कही जा रही है, प्रवक्ताओं की तरफ से भी सामने आ जाती है कि भैया सब ऑल इज वेल है, लेकिन कितना ऑल इज वेल है, वैसे तस्वीरें जब सामने आती हैं तो काफी कुछ उससे क्लियर हो जाता है। राजेश जी, माफ कीजिएगा, राजेंद्र जी। सोनी जी, राणा जी का जब अभी राणा जी ने जो सवाल उठाया ना, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि प्रशासन ने हमसे कहा था कि हम कुछ लिमिटेड लोग, 20-30 लोग हेलीकॉप्टर से जाके अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है बचाव राहत कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहा। हमने इसे जो है, कोई ये हमारी राजनीतिक यात्रा नहीं है, हम तो केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए यात्रा करते हैं। जगह जगह लोगों ने हमारी सराहना की है, जगह जगह लोगों ने हमारा स्वागत किया है, और हम, सोनी, मैं बताना चाहूंगा, मैं 5 दिन यात्रा में, जितनी सबसे साधारण व्यवस्था हो सकती थी बिना धन के या बहुत सीमित संसाधनों में, उन संसाधनों से ये यात्रा
की गई। अच्छी बात है, लेकिन हमारे सवाल नेता ये नहीं जो था। है, सवाल कुलदीप जी ने ये उठाया कि भाई अगर राहुल गांधी ने रोका तो आप लोगों ने ये यात्रा रोक दी, स्थानीय प्रशासन रोकता तो क्या नहीं रुकते? आप आधा मिनट दे दीजिए। जी बिल्कुल सोनी जी, आप आधा मिनट दीजिए। हमारी ये जो यात्रा है, ये श्रीमती शैला रानी रावत के निधन से पहले ये यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया था। इसलिए ये कहना कि हम इसे उपचुनाव के दृष्टि से कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हमने ये यात्रा इसलिए निकाली कि केदारनाथ धाम की शिला को बिना वहां के पंडा पुजारियों और धार्मिक रीति रिवाजों के विपरीत वहां से शिला उठा के दिल्ली बोराड़ी क्यों लाई गई? क्या भाजपा की सनातन में आस्था नहीं है? क्या ज्योतिर्लिंग जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के ज्योतिर्लिंग हैं, क्या उन्हें ले जाने का जो कोई अधिकार है भाजपा के पास? क्यों लेके गए? अभी तो राजेश जी कह रहे थे भाई कि सनातन को समाप्त करना चाहती है कांग्रेस, ऐसी विचारधारा है। एक बार भी भाजपा पे सवाल खड़ा नहीं किया। दूसरी चीज, ये राजेश भाई बिल्कुल कोरा झूठ बोल रहे हैं। वहां किसी भाजपाई ने कोई लंगर नहीं लगा रखा। जितने भी लंगर थे या तो व्यापारियों के थे या कांग्रेस के लोगों के थे या अन्य दलों के लोगों के थे। मैं खुद पैदल चला हूं, मैं अंतिम वहां तक छोड़ तक गया। और रही बात दूसरी, जो लोग वहां से निकाले जा रहे हैं उनके हालात आप पता करिए कि वहां रास्ते में क्या व्यवस्था थी। क्यों लोगों ने कहा कि हम पे लाठीचार्ज भी हुआ, ये भी हुआ। वहां प्राथमिकता के आधार पर गुजरात के लोगों को निकाला गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक राज्य विशेष के लोगों को जो है या भाजपा के नेताओं ने जिनके लिए टेलीफोन किया उन्हें वहां से पहले लाया गया, जबकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। आपने आधा मिनट बोला था, आधा मिनट से 1 मिनट हो गया। राजेश जी से इस बात का जवाब भी ले लेते हैं। और साथ ही राजेश जी, सवाल भी है कि भाई रेस्क्यू किया जा रहा है, राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य में आर्थिकी नुकसान कितना हुआ, क्या इस बात का आकलन किया गया? इस दिशा में क्या कोई निर्देश दिए गए? निर्देश दिए गए हैं और जिस प्रकार से अभी यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं उन 2-3 बातों पे थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो इन्होंने कहा केदारनाथ से शिला दिल्ली गई है, इनके पास अगर इस तरह का कोई प्रमाण होता, ये कूद कूद के सड़कों पे नाच रहे होते वो शिला की फोटो दिखाते हुए। तो केदारनाथ से कोई शिला नहीं गई है दिल्ली। राजेश जी क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा क्लियर करिएगा। प्रमाण मतलब ठीक है। राजेंद्र जी 1 मिनट, राजेंद्र जी बीच में मत बोलिएगा, 1 मिनट क्लियर करने दीजिए थोड़ा सा, मुझे भी समझना है ये बात। राजेश जी पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। नहीं, इतना कोरा झूठ नहीं चल रहा। सोनी जी ऐसे एक तरफा की बात मत आने दीजिए। अगर इस तरह से एक तरफा बात नहीं है। राजेंद्र जी बीच में मत बोलिएगा। राजेश जी आप अपनी बात को पूरा करिए, लेकिन आपने कहा कि ये भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। क्या शिला का शिलान्यास नहीं किया गया? मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट था? देखिए इन्होंने क्या बात कही, बात ये कही इन्होंने कि केदारनाथ धाम से शिला को ले जाकर वहां पे स्थापित किया गया, तब उसका शिलान्यास किया गया, जो बिल्कुल झूठ है। दूसरी बात, ये इनको सनातन से इतनी पीड़ा क्यों है? अगर कहीं पे कोई मंदिर खुल रहा है और हिंदुओं के आस्था का केंद्र बन रहा है, एक तरफ ये केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा बचाओ करा रहे हैं, जिसके सैर सपाटे की साफ फोटो है, वीडियो पूरे देश के अंदर वायरल हो रही है। आज एक केरला में, वायनाड में, जहां पे इनके सांसद को चुनकर भेजा गया, इनके मुखिया को चुनकर भेजा गया, वो वापस आज संसद से एक तरफ केरला की बात नहीं कर रहे हैं, 400 लोगों की वहां मृत्यु हो गई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें उस चीज का दुख नहीं है कि सांसद ने उन लोगों का विश्वास तोड़ा है, जिस विश्वास पे उन्हें वहां से सांसद 2 बारी चुनकर भेजा गया। तीसरी बात, जो इनकी यात्रा थी, पूरा देश जानता है कि ये यात्रा उपचुनाव को देखते हुई थी। तो इसलिए जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ विरोध का काम कर रहे हैं, भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं, ये सारा ये देश देख रहा है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि जो ये झूठ फैला रहे हैं, ये वीआईपी अपने यात्रा की बात करें, इनकी गाड़ियां एसी गाड़ियां थी, उन एसी गाड़ियों से निकलना नहीं चाह रहे थे ये। चलिए, शिला के शिलान्यास को लेकर हालांकि ये कहा गया कि भाई हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, आस्था को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राजन जी आपसे इस बात का जवाब लेते हैं, आगे बढ़ते देवचंद जी का रुख करेंगे जल्दी से। मेरा कहना मैं तो बहुत छोटी एक लाइन में बात करूं, राजेश भाई को पूरी जानकारी नहीं है। शिला वहां से ले जाके स्थापित की गई, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा बुराड़ी में अपने भाषण। नंबर 1।
नंबर 2, जब टिहरी में आपदा आई हुई है, रुद्रप्रयाग में आपदा आई हुई है, जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र और टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कहाँ है टिहरी की सांसद, कहाँ है पौड़ी के सांसद अनिल बलूनी? चलिए माफी के साथ राजन तो जी आपको रोकना करते हैं, देवचंद जी का रुख करेंगे। देवचंद जी, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर सवाल आप भी उठा रहे थे, फिलहाल आपको भी ये पता होगा कि अब तक आर्थिकी जो नुकसान है कितना हो चुका होगा, और गठबंधन की बात जो निकलकर सामने आई, अभी कुलदीप जी कह रहे थे, तो क्या कुछ ऐसा है क्या, बता दीजिए। जी, पहले तो मैं राणा जी को ये बता दूं, राणा जी भी कई बार हमारे डिबेट में रहे हैं, कई डिबेटों में हम लगातार हैं, संपर्क में हैं। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2012 तक जो इन दोनों पार्टियों ने हमको छला है, इन दोनों पार्टियों से हमने समान दूरी बना रखी है। इन्होंने न सिर्फ छला है बल्कि ऐसे बदनाम करके रख दिया है कि जिसको हम अभी ये कहते कहते जनता के बीच जा रहे हैं, भाई वो चीज नहीं है, अब वो चीज नहीं है। हम तो किसी भी मद में अब बीजेपी और कांग्रेस से किसी भी तरफ से मिलने नहीं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही यूकेडी को छला है, कांग्रेस ने नहीं। लेकिन एक इत्तेफाक है, अगर एक इत्तेफाक है, अगर हम गैर सैन को अपनी अस्थायी राजधानी, मूल राजधानी मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस भी बोल रही है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम विश्वास तो नहीं कर रहे हैं, तो ये इत्तेफाक है। तो राणा जी, आपको ये मैं स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी और कांग्रेस तक चाहे हम कई सालों तक सत्ता में आए ना आए, लेकिन हमारी आएंगे तो अपने दम पर, इस बात से बिल्कुल दूर। अब आता हूं मैं पॉइंट पर। आपको बता दूं, अभी मैं नाम दे देता हूं क्योंकि नाम लेके जंप कर देते हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि इनको यहाँ बैठे देहरादून में, मैं आपको बता दूं सोनी जी, यहाँ देहरादून से लेकर सोनप्रयाग तक और आपका गुप्तकाशी ऊखीमठ तक हमारा रिश्तेदारी गांव है, और हमारे पल पल की खबरें हमारे पास हैं, और हम हर एक चीज पर हमारी समझो नजर है। अब इनको ये बता दें, जो अभी ये बोल रहे हैं कि हमने अभी तक 1000 आदमियों का रेस्क्यू कर दिया, वो तो गिनती में है, क्योंकि जो हमारा आर्मी का, मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं, और ये लोग अभी अपनी समझ भी नहीं रखते होंगे। आप जो 17 लोगों का वो MI-17 इसलिए उसका नाम है, लेकिन वो उसको 15 आदमी लेकर आते हैं। उन्होंने कितनी बार वो सोर्टी अप डाउन की है, उससे उसकी गिनती तो हो सकती है, पर लापता कितने हुए वो तो वो बता सकते हैं। जो अभी 10-10 दिन से गाड़ियां खड़ी हैं और उन गाड़ियों के में बैठने वाले सवारी वापस नहीं आए हैं, हजारों गाड़ियां वहां पर हैं, वो गाड़ियां बताएंगी कि अभी तक कितने यात्री लापता है, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये जो बार-बार ठीक है, अभी भी ये साफ नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई एक उचित आंकड़ा निकलकर अभी भी सामने नहीं आ पाया कि कितने लोग लापता हुए हैं। कुलदीप राणा जी, एक चीज तो स्पष्ट कर दी यूकेडी प्रवक्ता ने कि भाई ऐसी कोई मंशा नहीं है, जब भी भले ही कभी भी सत्ता में आएंगे तो अकेले ही आएंगे, और दोनों ही पार्टियों ने छलने का काम किया है। एक बात तो ये साफ हो गई, और दूसरी बात ये कि आर्थिक नुकसान जो हुआ है राज्य सरकार का, उत्तराखंड राज्य सरकार का, क्योंकि भूस्खलन और आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, अभी भी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है, और ये आकलन से अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि कई सारे व्यवसाय ऐसे हैं जो इस आपदा में चौपट हो गए हैं। देखिए सोनी, उत्तराखंड में आपदा की समस्या ऐसा नहीं है कि वर्तमान की हो। ये पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसमें वर्षा ऋतु में लैंडस्लाइड एक सामान्य सी प्रक्रिया है, ठीक है, और ये हमेशा होता रहा है। समस्या तब आती है जब मानव जनित अतिक्रमण और मानव जनित विकास प्रकृति को प्रभावित करता है, तो फिर उसका खामियाजा भी हमें देखने को मिलता है। पहाड़ी भाषा में एक शब्द कहा जाता है, उत्तराखंड की लोक भाषा में एक शब्द कहा जाता है, दोष लगना, अर्थात नाराज होना। जैसे पहाड़ की गांव में ये बात अक्सर कही जाती है कि जो क्षेत्रीय देवता हैं वो दोष लग गए, या मतलब स्थानीय भगवान हमसे रूठ गए। ऐसे ही जो स्थानीय ग्रामीण हैं जो हमारे पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों के, वो कहते हैं कि ये प्रकृति दोष है, प्रकृति का दोष लगा हुआ है, अर्थात प्रकृति देवता जो है, क्योंकि पहाड़ के लोग प्रकृति पूजक लोग हैं, पहाड़ की देवता हमसे, पर्वतीय देवता प्रकृति हमसे रूठ गई है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये एक लोक मत है, लोगों के बीच की अभिव्यक्ति है। ठीक, दूसरी चीज ये है सोनी की उत्तराखंड में आपदाओं को लेकर के हमारी नौकरशाही ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। बिल्कुल, सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो, ये सरकारें चाहे भाजपा की रही हो, ठीक है,
आज के अब क्योंकि अभी भाजपा सरकार में है इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाओं को लेकर के जिलाधिकारी, उसके ऊपर प्रभारी सचिव, जिलों के प्रभारी सचिव, उसके ऊपर कमिश्नर, उसके ऊपर प्रभारी मंत्री, देखिए 4 लेयर की एक व्यवस्था बनाई है। आप मुझे बताइए कि क्या गढ़वाल कमिश्नर आपदा प्रभावित क्षेत्र में है? क्या रुद्रप्रयाग के प्रभारी सचिव आपदा प्रभावित क्षेत्र में है? क्या रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्र में है? आपदा प्रबंधन तो पूरा का पूरा अगर केदारनाथ की फोटो डाली जा सकती है, कर रहे हैं तो ऐसी फोटोएं तो जरूर आगे आती। ठीक है ना? तो ऐसा तो कोई ना वीडियो आई ना कोई फोटो निकल करके आई है। ठीक है, तो ये समस्याएं रही हैं। अच्छा, दूसरा केदारनाथ में चूंकि भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, उनकी ये यात्रा राजनीति कर रही है। अरे भैया, ये तो स्पष्ट है कि केदारनाथ सीट में उपचुनाव है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो दिख रहा है और उसको उसका लाभ मिलता भी दिख रहा है। सवाल ये है कि भाजपा क्या कर रही है। बिल्कुल, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। बद्रीनाथ सीट हाथ से निकल गई, मंगलौर सीट जो कभी नहीं थी पर वो फिर भी वो भी हाथ से निकल गई, जिसके दावे किए जा रहे थे। आज केदारनाथ में कांग्रेस की स्थिति बनिस्पत भाजपा के कई गुना मजबूत दिखाई दे रही है। अभी तो राजन जी ने कहा कि भाई लोग बहुत समर्थन भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, तो भाई कितना फायदा देख पा रहे हैं राजन जी? दूसरी बात कहूंगा, समय कम है, बहुत कम शब्दों में। मैं समय में ही करा, मैंने जितने भी सवाल उठाए मेरे साथी प्रवक्ता भाई ने उनका एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा कि अभी वहां कितने हेलीकॉप्टर लगे हैं, इन्हें पता नहीं। अभी कितने लोग फंसे हैं, इन्हें पता नहीं। वहां कितनी कैजुअलिटी होगी, इन्हें पता नहीं। कितने खच्चर, कितने घोड़े वहां से जो है बह गए, इन्हें पता नहीं। कितनी जान माल की हानि हुई, इन्हें पता नहीं। रेस्क्यू में जैसे अभी राणा जी कह रहे थे, गढ़वाल कमिश्नर वहां दिखाई नहीं दिए, कोई मंत्री नहीं दिखा, कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी आए। चलिए, विपक्ष को पता है अभी कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है? जो आंकड़े अभी तक सामने आए, पता है राजन जी? आपको पता है तो बता दीजिए। नहीं, मैं सरकार में होता तो मैं बताता। नहीं, विपक्ष को भी सुझाव देने चाहिए। राजेश जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। तो आर्थिक नुकसान का अगर आकलन हुआ है तो कितना नुकसान अब तक हो चुका है? क्योंकि कई व्यापार चौपट हो चुके हैं। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है? क्या यही वजह है कि इस तरीके के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं? जल्दी से। सोनी जी, कांग्रेस पार्टी की ये कोई नए आरोप नहीं है, इनका रूटीन ये प्रैक्टिस हो गई है कि कुछ ना पता होते बहुत कुछ बता देना। 21 हेलीकॉप्टर इस टाइम मौजूद है, MI-17 हेलीकॉप्टर वहां पे मौजूद है, उसके बाद चिनूक विमान वहां मौजूद है। जैसे ही वहां पे मौसम ठीक रहेगा, इन दोनों की उड़ान भरी जाएगी, जो इनकी जानकारी में नहीं है। 7000 से ज्यादा लोगों का वहां पे अभी तक रेस्क्यू कर दिया गया है। ये मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं और लोगों के सामने भी हाथ जोड़ते हैं, भगा दिया गया था। दूसरा, उसके बाद 400 लोग वहां पे अनुमानित है कि अभी भी वहां फंसे हुए, जिनके लिए मौसम जैसे जैसे ठीक हो रहा है, हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान भर रहा है। और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, इनकी तरह झूठ परोसना और फरेब परोसना, झूठ और फरेब परोसना मेरे बस की। चलिए, इस आपदा से कैसे निपटा जाए, ये सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, प्राकृतिक आपदा से निपटना। लेकिन इसमें विपक्ष के सुझाव भी सामने आने चाहिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 400 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जो अब तक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, और 7000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने, जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर अलर्ट जारी किया जाता है तो इसके बाद सरकार की गंभीरता उस लेवल की नजर क्यों नहीं आती? इसी को लेकर यह सवाल। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।